देखो आगे कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग जैव पराक्रम को, ठीक है। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है ना। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं कि पौधे जो होते हैं गैसों का जो आदान प्रदान करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो रंध्रों के द्वारा होता है। जो स्टोमाटा होता है, जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको रंध्र कहते हैं। और अंतरकोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। आगे देखो बाबू, ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं और पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। विसरण की जो दिशा है वो पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। रात में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। जैसे मान लो जब रात के समय सूर्य का रोशनी तो नहीं होता है, तो सूर्य का रोशनी नहीं होता है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कैसे? और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होगी तो पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो दिन में क्या होता है? दिन में श्वसन के दौरान जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। लेकिन इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन निकलता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात्रि के समय किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आगे देखते हैं, जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास किया गया है। जैसे जंतुओं में क्या है कि पर्यावरण से ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए अलग अलग अंग का विकास हुआ है, ठीक है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। जो स्थल के जंतु होते हैं वो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत सारे जीव जंतु जो स्थल के बजाय जल में रहते हैं तो वे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जल में घुले हुए ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन को वो प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में जो विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसका उपयोग करते हैं जो जीव जल में रहते हैं। और स्थल वाले जीव तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। तो वायुमंडल में जितना ऑक्सीजन है उसकी अपेक्षा तो जल में कम ऑक्सीजन रहता है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, और इसी कारण से जो जलीय जीव हैं उसका जो श्वास दर होता है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होता है, ठीक है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, बलपूर्वक इसे क्लोन तक पहुंचाती है जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है, ठीक है। जो विलय ऑक्सीजन है उसको खून ले जाता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
जो स्थलीय जीव होते हैं वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग करते हैं, और विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग अंगों द्वारा अवशोषित किया जाता है। सभी अंगों में एक रचना होती है, उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बहुल वायुमंडल के संपर्क में रहता है। आगे देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होता है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। ठीक है, मनुष्य में चित्र 6.9 वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, मतलब छना जाता है। जो नाक में नासाद्वार जो होता है ना, उसमें जो छोटा छोटा बाल होता है उसमें छनाता है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल और दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती हैं, क्योंकि जो भी धूल कण होता है हमारा नासाद्वार में जो रेशाएँ होती है उससे छना जाता है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, और ये जो नासाद्वार है इसमें श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होता है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा, और यहाँ से जो वायु होता है वो कंठ के द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होता है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, और कंठ में हमारा उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, और यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग जो है निपतित ना हो। ठीक है, देखो ये नासाद्वार हो गया, फिर मुख्य गुहा हो गया, फिर उसके नीचे ग्रसनी हो गया, फिर कंठ हो गया, कंठ के नीचे में होता है श्वास नली हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर उपास्थि वलय हो गया, ये उपास्थि वलय हो गया। ठीक है, फिर यहाँ जो होता है फुफ्फुस होता है। ठीक है, ये श्वसनी होता है, यहाँ पर श्वसनी। फिर ये हो गया श्वसनी के बाद यहाँ पर श्वसनिका, और यहाँ होता है हमारा डायफ्राम। ठीक है, और ये तो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती है, जो कितनी होती है 24 होती है, और 12 जोड़ी होती है जोड़ी में। ठीक है, 12 जोड़े होते हैं, 24 होते हैं। ये हमारा मानव श्वसन तंत्र है। ठीक है, इसलिए इसका फिगर देख लेंगे और इसके फिगर को कोशिश करेंगे बना लेने का, क्योंकि इसको पूछता है मानव श्वसन तंत्र के बारे में। आगे देखते हैं, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है। फुफ्फुस के अंदर का जो मार्ग होता है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतःकृत हो जाता है। अंत में किसके जैसे संरचना, तो गुब्बारे जैसी संरचना में अंतःकृत हो जाता है, जिसे हम लोग कुपिका कहते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना को अंतःकृत हो जाता है, जिसे हम लोग कुपिका कहते हैं। ये नोट डाउन कर लेंगे। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, और कुपिका ही एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, आदान प्रदान हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है। जब हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर उठती हैं, और हमारा डायफ्राम क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो होता है वो चपटा होता है,
और इसके परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो वक्षगुहिका होती है वो बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ठीक है, आगे देखो। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होता है, श्वास चक्र जब होता है और जिस समय वायु अंदर और बाहर होता है, फुसफुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिसे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आगे देखो, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। मानव में श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन है। और यह जो हीमोग्लोबिन है हमारा ब्लड में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है और ये जो हीमोग्लोबिन है ये लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में अधिक विलय है, इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। ठीक है, आगे देखो। अब हम लोग देखेंगे कि वहन अब मानव में वहन देखेंगे। मानव में वहन देखेंगे। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर मतलब रक्त, भोजन और ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन होता है, हमारे शरीर में वहन करता है। ठीक है, कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है? तो रुधिर जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। याद रखना, यहाँ से नोट डाउन भी कर लेना कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और ये भी नोट डाउन कर लेना कि हमारा जो रुधिर है एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना कि रुधिर जो है हमारा वो क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, और यहाँ से नोट डाउन कर लेना कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो निलंबित होती है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती है। ऑक्सीजन को कौन ले जाती है? लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पनपेन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके और एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट हो तो उसकी मरम्मत हो सके।
ठीक है। आगे देखो, हार्ट के बारे में देखेंगे, है ना। हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्तम पार्ट अगर बोला जाए तो हृदय है। 24 घंटे काम करते रहता है, कभी नहीं रुकता है, क्योंकि हार्ट रुक गया तो सांसें रुक जाती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा हृदय पंप कैसे करता है, कैसे ब्लड को हमारे शरीर तक भेजता है, वो हम लोग देखेंगे।